नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं बागपत लोकसभा की। बागपत से सभी परिचित हैं और देश में अलग अलग चुनाव में अलग अलग परिस्थितियों में कई बार बागपत देश की सबसे हॉट सीट भी रही है, सर्वाधिक चर्चित सीट भी रही है। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह इसी सीट से लोकसभा सदस्य बनते रहे हैं। उनके पुत्र चौधरी अजीत सिंह जो कई बार केंद्र में मंत्री रहे, वो यहाँ से सांसद चुने जाते रहे हैं। और तमाम ऐसे महानुभाव थे जिन्होंने यहाँ से बागपत से जीतकर देश की राजनीति में अपना नाम किया। इस समय 2024 लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 24 की क्या चॉइस होगी, इस पर लगातार लोगों के बीच मंथन हो रहा है, रस्साकसी चल रही है, राजनेताओं के बीच द्वंद्व चल रहा है और बागपत पर अभी दूसरे फेज में चुनाव होना है। बागपत सोनीपत जिले से सटी हुई बागपत बहुत ही महत्वपूर्ण सीट है, इसे जाटलैंड कहा जाता है। और यहाँ पर जैसा मैंने भी आपको बताया, चौधरी चरण सिंह समेत तमाम बड़े दिग्गज इस सीट से जीत कर जाते रहे, लेकिन कुल मिलाकर ये सीट चौधरी परिवार की विरासत मानी जाती है। ये जरूर हुआ कि कई बार ये विरासत दूसरी पार्टियों ने छीन ली, लेकिन अंततः एक आधिपत्य के तौर पर चौधरी परिवार का यहाँ पर कब्जा रहा। अभी अगर उसकी हम पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो 67 में यहाँ से 1967 में रघुवीर सिंह शास्त्री जनसंघ से जीते थे। उस समय जनसंघ का कोई देश में नाम लेने वाला नहीं था और जनसंघ से 67 में बागपत से रघुवीर सिंह शास्त्री ने जीत दर्ज की। उसके बाद 71 में एक बार रामचंद्र विकल जीते और उसके बाद चूंकि चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश से देश की राजनीति की तरफ जा रहे थे, तो उन्होंने विधानसभा छोड़कर लोकसभा बागपत को चुना और वो लोकसभा में 77 में चुनाव लड़े और 77 से वो लगातार 84 तक एमपी रहे। जब 89 का चुनाव हुआ तो चौधरी अजीत सिंह आ गए। हम ये कह सकते हैं कि 77 से लेकर 97 तक लगातार चौधरी परिवार का इस सीट पर कब्जा रहा। 84 तक चौधरी चरण सिंह रहे और उसके बाद चौधरी अजीत सिंह जीतते रहे। 98 के चुनाव में चौधरी अजीत सिंह हार गए और लेकिन एक साल बाद चुनाव हुआ 1999 में, तो फिर चौधरी अजीत सिंह ने यहाँ पर जबरदस्त जीत दर्ज की। 2004 में भी यहाँ से चौधरी अजीत सिंह जीते और 2009 में भी चौधरी अजीत सिंह जीते, लेकिन 2014 में मोदी की आंधी में चौधरी अजीत सिंह शिकस्त खा गए। उसके बाद 2019 में उनके सुपुत्र जयंत चौधरी यहाँ से चुनाव लड़े और वो भी सत्यपाल सिंह के सामने हार गए। बाप और बेटे दोनों को सत्यपाल सिंह ने हराया। सत्यपाल सिंह महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस थे, मुंबई कमिश्नर थे। मुंबई कमिश्नर के पद से वीआरएस लेकर वो राजनीति में आए थे। 2014 से 2019 में 10 साल लगातार लोकसभा के सांसद रहे और इस बार इस सीट पर भाजपा ने लोकदल के साथ गठबंधन किया। इस सीट पर नहीं, वह पूरे मतलब पश्चिम यूपी में लोकदल के साथ उनका गठबंधन है। हालांकि लोकदल के हिस्से में 2 ही सीटें आई हैं, बागपत और बिजनौर, लेकिन भाजपा और लोकदल का गठबंधन होने के नाते अब ये लगता है कि इस सीट पर लोकदल बहुत ही बाकी प्रत्याशियों से थोड़ा सा एडवांस चल रहा है। तो इस सीट के बारे में और इसके मिजाज के बारे में, इसके भौगोलिक क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिएगा। जब भाजपा और लोकदल का गठबंधन हुआ तो सब इस पसोपेश में थे कि जयंत चौधरी चुनाव यहाँ से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, वो या राज्यसभा ही रहेंगे, यहाँ से किसी अपने कार्यकर्ता को लड़ाएंगे। कई दिनों तक इसी जद्दोजहद में लोग इसी जद्दोजहद से गुजरते रहे, लेकिन एक दिन जयंत ने अपने दोनों प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। उन दोनों प्रत्याशियों में बागपत से उन्होंने डॉक्टर राजकुमार सांगवान को चुनाव मैदान में उतार दिया। राजकुमार सांगवान के बारे में बताया जाता है कि उनका बचपन चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद के नारे लगाने में बीत गया, उनकी जवानी चौधरी अजीत सिंह के जिंदाबाद के नारे लगाने में बीत गई और अब उनका बुढ़ापा, अब वो 64 साल के हो गए हैं, अब उनका बुढ़ापा जयंत चौधरी जिंदाबाद का नारे लगाने में गुजर रहा था। अचानक इस जमीनी कार्यकर्ता को, जिसने कभी मुलायम सिंह के एक बड़े ऑफर को ठुकरा दिया था, मुलायम सिंह ने उनको एक समय बहुत बड़ा ऑफर दिया था कि आप सपा में शामिल हो जाइए, और मुलायम सिंह उनको अपने हेलीकॉप्टर में मेरठ से बिठाकर लखनऊ भी ले गए थे और उनको एमएलसी और राज्यसभा तमाम तरह के प्रलोभन दिए गए थे। तो राजकुमार सांगवान लखनऊ गए और लखनऊ से ट्रेन में बैठकर वापस आ गए। उन्होंने चौधरी अजीत सिंह को नहीं छोड़ा। एक ऐसा वफादार कार्यकर्ता जो हर पार्टी में होना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान यहाँ से प्रत्याशी बना दिए गए और जो सत्यपाल सिंह भाजपा के सिटिंग एमपी थे, भाजपा ने उनका टिकट काट दिया। यानी टिकट क्या काटा कि क्योंकि लोकदल के कोटे में चली गई, फिर उनको टिकट नहीं मिला। सांगवान बहुत जमीनी नेता हैं, जड़ों तक उनकी, बहुत जमीनी स्तर तक उनकी जड़ें हैं। लोगों के भीतर उनके प्रति सहानुभूति बहुत है। जब उनको टिकट मिला तो उस पूरे क्षेत्र में
उनकी जीत उसी दिन हो गई थी और उस क्षेत्र में इतना इतना हर्षोल्लास का अवसर था कि लोग अपने आप में बहुत खुश थे। अचानक ही यूं ही एक नेता को टिकट मिलने से इतना खुश होते बहुत कम अवसर पर हमने लोगों को देखा है। तो डॉक्टर राजकुमार सांगवान वहां से लोकसभा के राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी हैं। चूंकि इस सीट पर भी पश्चिमी यूपी की अन्य सीटों की तरह मुस्लिम मत बहुत कम है, मुस्लिम मत सबसे ज्यादा हैं, उसके बाद फिर सीधे जाट आते हैं। इसको इसीलिए जाटलैंड कहते हैं कि 4 लाख से भी ज्यादा वोट यहाँ पर जाट हैं। इसके बाद फिर ब्राह्मण, गूजर, राजपूत, तो ये तमाम बड़ी बिरादरियां भी यहाँ पर अच्छी खासी संख्या में हैं। अब चूंकि वैश्य समाज भी बहुत है, बड़ौत में वैश्य समाज का एक बहुत बड़ा गढ़ है, बागपत में है, वैश्य समाज बहुत है, ब्राह्मण बहुत है। इसके अलावा कश्यप, धीवर, सैनी जो भाजपा के परंपरागत वोटर हैं वो भी काफी बड़ी संख्या में है। इस सीट का क्षेत्र जो 5 विधानसभा सीटें इस लोकसभा में आती हैं, उनमें छपरोली जो चौधरी परिवार का 1936 से गढ़ रही है। 1936 से जब एक एमएलए का कॉन्सेप्ट आया, विधानसभा संयुक्त प्रांत की बनी, तब चौधरी चरण सिंह 1936 में छपरोली विधानसभा से विधायक चुने गए थे संयुक्त प्रांत की विधानसभा के लिए। तो छपरोली विधानसभा है, बड़ौत है, बड़ौत के बाद बागपत है और बागपत के बाद फिर एक इनकी विधानसभा मोदीनगर है। तो ये बड़ौत, बागपत, मोदीनगर और खेकड़ा और छपरौली, तो 5 विधानसभाएं इस लोकसभा में आती हैं। खेकड़ा परिसीमन के बाद बनी, उससे पहले लोनी विधानसभा सीट बागपत का हिस्सा होती थी और उससे पहले एक सीट थी बरनावा की जगह बड़ौत सीट का सृजन हुआ था, परिसीमन आयोग ने किया था। कुल मिलाकर खेकड़ा, बागपत, बड़ौत, छपरौली और गाजियाबाद जिले की मोदीनगर, ये 5 सीटें इसमें आती हैं लोकसभा में। और यहाँ पर इस समय जो द्वंद्व हो रहा है उसकी घेराबंदी, भले ही ये रालोद का गढ़ रहा हो, भले ही ये जाटों का गढ़ रहा हो, जाट राजनीति का केंद्र रहा हो, लेकिन इस समय जो सपा और बसपा ने यहाँ पर घेराबंदी की है तो उससे डॉक्टर राजकुमार सांगवान की राहें बहुत आसान तो नहीं है। डॉक्टर राजकुमार सांगवान के पास जीतने के लिए चौधरी चरण सिंह की विचारधारा के लोग हैं। इसके अलावा उनके पास भाजपा का समर्थन है, जयंत है और जो खांटी लोकदली लोग हैं वो हैं। इस लोकसभा सीट के अगर भौगोलिक क्षेत्र पर और इसके अधीन आने वाली, इसके अंतर्गत आने वाली विधानसभा को अगर हम जिक्र करते हैं तो 3 विधानसभा सीटें तो बागपत जिले की हैं, यानी छपरौली, बड़ौत और बागपत, तीनों इस लोकसभा के अंतर्गत आती हैं। मेरठ की एक सीट सिवाल खास, वो भी इसी लोकसभा का हिस्सा है और गाजियाबाद जिले की मोदीनगर, वो भी इसी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। यानी ये 5 विधानसभा सीटें बागपत लोकसभा में आती है, एक गाजियाबाद की, एक मेरठ की और 3 बागपत जिले की। तो ये इसका एक भौगोलिक राजनीतिक क्षेत्रफल हो गया। अब कुल मिलाकर बात यह है कि राजकुमार सांगवान के सामने एक कड़ी चुनौती है और उन्हें कसौटी पर खरा उतरना है कि जयंत ने जिस तरह से उन पर दांव खेला है तो वो फेल नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से यहाँ पर पार्टी को जीत दिलाना सुनिश्चित करना उन्होंने कार्यकर्ताओं के कंधों पर तो रख ही दिया है, खुद भी वो लगातार जयंत सिंह वहाँ पर डटे हुए हैं। तो जैसा लोकदल के प्रत्याशी राजकुमार सांगवान की पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई, तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि राजकुमार सांगवान को टिकट देने से जो आम कार्यकर्ता था वो भी बूस्ट हुआ, उसको भी एक रिचार्ज जैसा हुआ, वो भी रिचार्ज हुआ और सांगवान के साथ सब लोग उठ खड़े हुए। अन्य पश्चिमी यूपी की अन्य लोकसभा सीटों की तरह जितने भी यहाँ राजपूत मतदाता हैं उनका विरोध यहाँ पर भी उसी तरह से भाजपा गठबंधन के साथ, भाजपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ बना हुआ है। अब कुल मिलाकर यह है कि इस विरासत को भाजपा गठबंधन के साथ आने के बावजूद बचाने में यहाँ पार्टी को एक अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ रही है और उसकी मेहनत है कि जो विपक्षी दल है उन्होंने प्रत्याशियों का चयन वैसा किया है कि जो परंपरागत भाजपा का वोटर है उन्हीं समुदाय से प्रत्याशी वहां घोषित कर दिए, जिससे लोकदल को अच्छे खासे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए लोकदल को एक अलग से रणनीति वहां पर तैयार करनी होगी। समाजवादी पार्टी ने यहाँ अमरपाल शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा है। अमरपाल शर्मा उधर पूरे बेल्ट में ब्राह्मणों में एक अच्छा खासा प्रभाव वहां पर रखते हैं। समाजवादी पार्टी की एक टैक्टिक्स ये है कि ब्राह्मण प्रत्याशी को यहाँ उतारकर और सपा कांग्रेस गठबंधन को जो मुसलमान बिल्कुल एक नाके से निकलकर, सुई के 9 नाके से निकलकर यहाँ पर सपा कांग्रेस को मिल रहा है, तो वो तकरीबन
5.5 लाख के आसपास मुसलमान और ब्राह्मण और कुछ और दूसरी जातियां। तो सपा इस पूरे के पूरे फार्मूले पर चुनाव लड़ रही है और वो एक मैजिक करने की बात कर रही है। वो उनका कहना है कि इस बार एक अलग से मिरेकल होने वाला है और ये सीट समाजवादी पार्टी जीत लेगी। अमरपाल शर्मा ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, ब्राह्मणों की अच्छी खासी वहां पर वोट है। तो अमरपाल इस पूरे के पूरे गठजोड़ को कितनी कामयाबी के साथ आगे बढ़ाएंगे और किस तरह से वो सीट जीत पाएंगे, क्योंकि अखिलेश भी यहाँ पर आकर काफी एक सभा भी कर गए हैं और अखिलेश ने यहाँ से लोगों की अपील की है कि जयंत चौधरी किसान विरोधी पार्टी के साथ गठबंधन उन्होंने कर लिया है। इसीलिए उन्होंने जाटों को भी रिझाने के लिए मतलब चौधरी चरण सिंह का सहारा लिया, चौधरी अजीत सिंह का सहारा लिया और कहा कि जयंत चौधरी अब गलत जगह चले गए हैं, उनका अब किसानों से कोई लेना देना नहीं है, किसान विरोधी पार्टी के साथ उन्होंने गठबंधन कर लिया है, इसलिए आप समाजवादी पार्टी को वोट दें। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यहां भी वही किया जो कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ में किया है। उन्होंने एक ऐसे समुदाय से अपना प्रत्याशी घोषित किया, गुर्जर समुदाय से परवीन बैंसला, जो गुर्जर समाज पिछले एक दशक से भी ज्यादा से एक दशक से 2014 से तो हम कह ही सकते हैं, 2014 से वो लगातार ट्रेडिशनल वोटर बन गया था भारतीय जनता पार्टी का। तो उसी समाज से एक युवा प्रत्याशी को, परवीन बैंसला को उतारकर मायावती ने एक अलग तरह का दांव खेल दिया है। जैसे मैं पिछली अपनी वीडियो पे बता चुका हूं, आपने देखा होगा कि मायावती ने वेस्टर्न यूपी की 10 से 11 सीटों पर ऐसे प्रत्याशियों को उतारा है जो भाजपा के परंपरागत वोटर समुदाय से आते हैं। उसी समुदाय से, भाजपा के जो परंपरागत वोटर हैं उनके समुदाय से मायावती ने अपने प्रत्याशियों का चयन किया ताकि भाजपा को डेंट पड़े। और इसमें इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि मायावती भाजपा की बी टीम का ठप्पा हटाने के लिए उन्होंने इस सारी चालें चली हैं। वो चाहती है कि जो भाजपा की बी टीम का ठप्पा पिछले 10 साल में उन पर लग गया है उसको हटाना है। अब गुर्जर भी इस सीट पर बड़ी अच्छी खासी संख्या में है, लेकिन यहाँ भी वही फार्मूला है कि गुर्जर और दलित अगर 100% एक जगह भी पड़ जाते हैं तो भी यहाँ पर लोकसभा जीतना संभव नहीं है। लेकिन मायावती का एक सीधा फार्मूला है कि वो भाजपा रालोद गठबंधन के प्रत्याशी जो राजकुमार सांगवान हैं उनकी तरफ जो गुर्जर जा रहे थे उनको रोकना है। अब अगर गुर्जर परंपरागत तरीके से भाजपा को वोट करता रहा तो एक अलग बात होगी, और अगर उसमें जितना भी डेंट होगा तो वो लोकदल को नुकसान पहुंचाएगा। अमरपाल शर्मा सपा के प्रत्याशी जितना भी ब्राह्मणों में डेंट करेंगे वो केवल भाजपा रालोद उम्मीदवार को नुकसान करेगा। ये एक ऐसी चीज यहाँ पर हो गई है और इस सीट पर इस समय कोई भी किसी भी बड़ी पार्टी से कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है, जिस तरह से मेरठ में भी कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं है, मुजफ्फरनगर में नहीं है और बिजनौर में भी नहीं है, और भी बहुत सारी सीटें हैं। तो मुस्लिम नहीं होने का फायदा, मुस्लिम प्रत्याशी बड़े दल से नहीं होने का फायदा सपा को मिलता दिख रहा है। फिर भी राजकुमार सांगवान की जो एक छवि है, जो सहानुभूति है, लोकदल का जो एक परंपरागत वोटर हैं, इसके अलावा जो भाजपा का वोटर है, उन सब से मिलकर लोकदल के कार्यकर्ताओं को लगता है कि ये सीट वो निकाल लेंगे। लेकिन ऐसे ही सपने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भी देखे हैं। लेकिन बसपा का बिल्कुल अलग तरह का यहाँ पर गणित है, हम जीते या ना जीते लेकिन भाजपा का हम काम खराब करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की इस कर्म भूमि पर यहां पर चौधराहट की लड़ाई हो रही है। कौन इस बागपत का अगला चौधरी होगा, कौन बागपत का चौधरी बनने जा रहा है, ये तो ईवीएम में डली हुई वोटें और 4 जून को होने वाली मतगणना के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि पर यहां चौधराहट की लड़ाई बहुत करीने से हो रही है। सब चौधरी बनने को आतुर हैं, सब चौधरी साहब की विरासत को संभालना चाहते हैं। और ये फिर मैंने कहा कि चौधरी चरण सिंह की कर्म भूमि पर चौधराहट की लड़ाई हो रही है और सभी ने प्रत्याशियों को इस तरह से वहां पर उतारा है कि ताकि एक दूसरे को रोकने में मदद मिल सके। चुनाव नतीजे क्या होंगे ये तो समय ही बताएगा, लेकिन बागपत का चुनाव बहुत दिलचस्प हो रहा है और ये पहला चुनाव है चौधरी अजीत सिंह के बगैर जो हो रहा है। हमेशा बागपत का चुनाव 84 के बाद चौधरी अजीत सिंह के अलावा, 84 के बाद चौधरी अजीत सिंह के बिना बहुत अधूरा रहता था। 2024 का लोकसभा चुनाव है जब चौधरी अजीत सिंह नहीं है और ये चुनाव उनके बगैर उतना उत्साहवर्धक तो नहीं है, लेकिन जयंत ने उसमें जान फूंकने की कोशिश जरूर की है। अब देखना यह है कि बागपत के पथ से दिल्ली के कर्तव्य पथ होते हुए कौन लोकसभा पहुंचेगा। नमस्कार, आज के विषय पर बस इतना ही।